नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। कैबिनेट विस्तार का जिक्र। यूपी में योगी सरकार 2.0 का कैबिनेट का विस्तार, यानी कि 5 बजे जो मंत्री पद की शपथ है वो लेने के लिए लगातार जो नेताओं को फोन किया गया और उनके पहुंचने का भी सिलसिला अब शुरू हो चुका है। और अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजभवन की तस्वीरें, क्योंकि यूपी सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो रहा है। और आपको बता दें, जो नए मंत्री हैं वो शपथ ले रहे हैं। उनमें से 4 मंत्रियों के नाम सामने आ चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, आरएलडी विधायक अनिल कुमार का भी नाम शामिल है और बीजेपी एमएलसी दारा सिंह चौहान और विधायक सुनील शर्मा का नाम अब तक सामने आया है। हालांकि 7 से 8 मंत्रियों के नाम इस होड़ में चल रहे थे। हालांकि 5 मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने की बात सामने आ रही है। शुरुआत हो चुकी है और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं केशव प्रसाद, सुनाते हैं आपको। संसद के विस्तार से कोई लेना देना नहीं है जी। सर, पेपर लीक मामले तो फिलहाल कैबिनेट का विस्तार की शुरुआत हो चुकी है और कई मंत्री जो हैं अब पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और अगर देखा जाए तो 4 मंत्रियों को शपथ लेनी है जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, राजभवन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यूपी सरकार का मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो रहा है और नए मंत्री शपथ ले रहे हैं। 4 नाम, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भी नाम शुमार है इसमें और आरएलडी विधायक अनिल कुमार का भी नाम सामने आ रहा है। बीजेपी एमएलसी दारा सिंह चौहान और विधायक सुनील शर्मा का नाम भी सामने आ रहा है। यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार जो चर्चा थी, आज वो इंतजार अब खत्म हो रहा है। आपको बताएं कि यूपी सरकार में 4 नए मंत्री आज शपथ लेंगे। राजभवन में जो गहमा गहमी है, आप देख सकते हैं कि तमाम जो नेता हैं, जिन विधायकों को मंत्री पद की शपथ लेनी है, उन लोगों को बुलाया गया है और राजभवन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। आपको बताएं कि काफ़ी दिनों से चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो उसी के सिलसिले में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी के विधायक अनिल कुमार और भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी दारा सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील शर्मा, ये 4 लोगों का नाम अब सामने आ गया है। ये 4 नए लोग यूपी सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। तो लखनऊ में योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार की तैयारी पूरी हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर अपने परिवार के साथ राजभवन पहुंचे हैं और इस दौरान के न्यूज के साथ बातचीत में क्या कुछ कहा उन्होंने, वो सुनाते हैं। जिस पल का इंतजार लंबे समय से किया था, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से जो सवाल बार बार करते थे, आज उस पे माननीय ओम प्रकाश राजभर ने विराम लगा दिया और उन विरोधियों को संदेश दिया जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, जो पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, कमजोरों की लड़ाई लड़ते थे, उसको दबाने का प्रयास करते थे। आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए के साथ जब से खड़ा हुए, विपक्ष की हवा निकल गई है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 80 की 80 लोकसभा सीटें हम सभी लोग मिल करके जिताने का काम करेंगे। देखिए, पूरा परिवार आज साक्षी बनेगा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के समर्पण और त्याग और संघर्ष का। आज उनको शपथ लेते हुए देखेंगे तो अपने आप को खुशी महसूस करेंगे कि हमारे पिताजी ने जो संघर्ष किया वो आपके सामने वो दिखाई देगा कि इस छोटे से परिवार से निकल के, गरीब परिवार से निकल करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। मुझे खुशी होगी कि देश की जनता, तमाम वो वंचित वर्ग आज खुशी महसूस करेंगे कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वंचितों की लड़ाई सदन से सड़क तक लड़ने का काम करते थे, आज देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की और माननीय अमित शाह जी की जो सोच है, उस सोच को बढ़ाने में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज यहाँ से संकल्प लेकर के सिद्धि तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। अरे अरुण जी, अब तो मंत्री बनने जा रहे हैं, क्या आप होली खेलेंगे? नहीं, हम सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी नशा मुक्त होली खेलेगी और अपने समाज को भी संदेश देंगे कि नशा मुक्त होली खेलें और समाज को जो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने संकल्प लिया है तमाम उन गरीबों को आगे बढ़ाने का, उसको बढ़ाने में हम सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद।
अच्छा लगता है। थैंक यू। ये तस्वीरें 5 बज चुके हैं, 5:02 और पहुंचने का सिलसिला अब जारी हो चुका है। आप अभी सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का जो एक लंबे समय से इंतजार है, या ये कह लें कि वो खत्म होने जा रहा है, और उसकी खुशी जिस तरीके से उनके बेटे बयां करते हुए नजर आ रहे थे। 2019 का अगर जिक्र करें तो योगी सरकार में मंत्री और इसके बाद उचित जगह न मिलने की वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और एक बार फिर से योगी सरकार में वापसी कर ली है, और आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। बड़े लंबे समय से आप लोग सवाल करते थे कि कब होगा, वो क्षण आ गया है और ये आमंत्रण पत्र आपके सामने है और 5 बजे शपथ होने जा रहा है। अब थोड़ी देर बाद मालूम हो जाएगा। देखिए, जब किसी को भूत प्रेत चुड़ैल डाइन बरम सताता है ना, तो हनुमान चालीसा पढ़ता है। राजनीति में किसी को भूत सताता है तो वो ओम प्रकाश राजभर चालीसा पढ़ता है। पा रहे हैं राजभवन की सीधी तस्वीरें, और अब इस समारोह की शुरुआत तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के 2.0 कैबिनेट का विस्तार की शुरुआत हो चुकी है इस कार्यक्रम की, और ये सीधी तस्वीरें योगी आदित्यनाथ निवेदन है कि यदि मंचासीन हो तो शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ किया जाए। शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने जा रही है। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है। श्री ओम प्रकाश राजभर, माननीय सदस्य विधानसभा जहूराबाद। श्री दारा सिंह चौहान, माननीय सदस्य विधान परिषद। श्री अनिल कुमार, माननीय सदस्य विधानसभा हुरकाजी। श्री सुनील कुमार शर्मा, माननीय सदस्य विधानसभा साहिबाबाद। अब मैं एक एक महानुभावों से निवेदन करूंगा, वो सामने आएंगे और आकर के शपथ लेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय से शपथ लेंगे। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री दारा सिंह चौहान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने के लिए पधारने का कष्ट करें। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता
और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित अथवा या प्रकट नहीं करूँगा। माननीय श्री अनिल कुमार जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सुनील कुमार शर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो फिलहाल 4 मंत्रियों के नाम ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा अध्यक्ष अनिल कुमार आरएलडी से और दारा सिंह चौहान बीजेपी और सुनील शर्मा बीजेपी से मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल की मौजूदगी में साहिबाबाद विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील शर्मा को मंत्री बनाया गया है, जो चर्चाएं थी और सीएम योगी आदित्यनाथ के ये पसंदीदा जो देखा जाए चेहरे में से एक माने जाते हैं। 17वीं और 18वीं विधानसभा में वो साहिबाबाद सीट से चुनकर यूपी विधानसभा पहुंचे और बड़े ब्राह्मण नेताओं में इनको गिना जाता है। तो 2022 में सुनील शर्मा ने एक अच्छा जीत का रिकॉर्ड भी बनाया और एक ब्राह्मण वोट बैंक का अगर जिक्र करें तो एक बड़ा संदेश देने का जो प्रयास है वो किया गया है। राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में आने के बाद योगी सरकार में पार्टी की एंट्री और अनिल कुमार का नाम भी मंत्री के इस लिस्ट में शामिल था और अनिल कुमार ने भी मंत्री
पद की शपथ ली। मुजफ्फरनगर जिले की अनुसूचित जाति की सुरक्षित सीट पुरकाजी से अनिल कुमार आरएलडी के टिकट पर 2022 में विधायक बने। अनिल कुमार समाजवादी पार्टी से भी जुड़े रहे और तो नए कैबिनेट के चेहरों को आप सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ देख पा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, इसके बाद अनिल कुमार आरएलडी से, दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा राज्यपाल के साथ एक साथ मंच में महोदया की इस अनुमति नए हो मंत्रिमंडल का तो विस्तार शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति से इस समारोह का समापन किया जाता है। तो अब इस कार्यक्रम जो है समापन की ओर। तो फिलहाल कार्यक्रम का जो है समापन हो चुका है और मंत्रिमंडल का विस्तार, 4 मंत्रियों ने अपने पद की शपथ ली, शपथ ग्रहण किया और इसी के साथ ही इस कार्यक्रम का समापन। तो 2.0 मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। मैम एक मिनट निकल जाने देंगे। थैंक यू। राजभवन से हमारे साथ कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं, संवाददाता। कौशलेंद्र, देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर, अनिल कुमार, दारा सिंह और सुनील शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। कितनी मजबूती आने वाले समय में देखने को मिल सकती है? हालांकि इस लिस्ट में कई नाम शुमार थे। कौशलेंद्र, चलिए तो दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। दारा सिंह चौहान की जो पकड़ है वो पूर्वांचल में बेहद मजबूत पकड़ मानी जाती है और फिलहाल कौशलेंद्र का एक बार फिर से रुख करने की कोशिश करते हैं। कौशलेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? शपथ ले लें। अरे बन बस शपथ हो। अरे सर सब क्या बात, आप तो घर में एक और खड़ा कर दिया। बधाई हो गई। अरे रामसेश भैया, क्या हाल है? बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। बाकी सबको लेके सब करवाना है। सर अभी महाराज बोल रहा हूँ। शपथ ले ली सर। अरे यार महाराज एक लाइन बोल सर, हम लोग सुबह से इंतजार में, कल से। यस सर बोल। क्या चाहते हैं? एक जहाँ खड़ा रहा। क्या कहेंगे, आज बहुत विशेष मौका है, आपने शपथ ग्रहण की है, सबसे पहले क्या फीलिंग आ रही है? नहीं, अवसर होता है तो ये विशेष अवसर तो है ही। मैं इस अवसर के लिए अपने देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के माननीय नड्डा जी, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी,
और पूरी टीम को मैं तहे दिल से मैं बधाई देना चाहता हूं और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस भरोसे के साथ मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है पार्टी ने, संगठन के लोगों ने, हाईकमान ने, निश्चित रूप से ईमानदारी से उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और फिर इतनी लगन और मेहनत से हम लोग काम करेंगे कि फिर यूपी में 80 की 80 सीट जिता करके 400 के लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे। सर जी 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 मंत्री पद की शपथ आपने ले ली। जी 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 मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय अपने पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय जयंत चौधरी जी का, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी मिली है। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि जो जिम्मेदारी मिली है इस जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा से जो है निभाऊंगा और जो अपना मकसद है, जो हमारा 24 का चुनाव भी आ रहा है, तो जो अपना माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है 80/80, 80 की 80 सीटें हम लोग जीतने का यहाँ काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के 400 पार का जो नारा है उसको भी साकार करने का काम करेंगे। एक भी दंगी नहीं हुई, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कानून का राज है, गरीब कमजोर अमन चैन से है। जो पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार उस सरकार से फिलहाल सरकार की गरीब तुलना कर रहा है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद ये प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही थी कि ये शपथ ग्रहण के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी ओम प्रकाश राजभर। सबसे पहले तो आप लोगों की जो उम्मीद थी, आशा थी, उसकी पूर्ति हुई। बार बार आप लोगों की तरफ से भी सवाल होते थे, तो मैं उसका उत्तर देते देते अब आप लोग जवाब करते करते दोनों लोग थक गए थे। आज उस पर विराम लग गया और जो लड़ाई हम लोग बराबर लड़ते रहे हैं गरीब कमजोरों की, जो सरकार की योजनाएं हैं उस योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाया जाएगा। और देश में और प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में 7 साल में, प्रशंसा की बात नहीं है, इतिहास है कि कांग्रेस और सपा की सरकारों में दंगे होते थे। 7 साल में उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। और जो पूर्व मुख्यमंत्री लोग, सपा बसपा कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि गाजियाबाद नोएडा मत जाइए, अंधविश्वास था, उस अंधविश्वास को भी मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसको भी तोड़ दिया और कहा कि तुम उनको अलग करते हो, हम उनको जोड़ करके हम दोबारा रिपीट करके फिर सीएम बने। ये भी एक इतिहास कायम हुआ। और प्रदेश में कानून का राज है। पिछली सरकार जो सपा की थी उस सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहा करते थे, माफियाओं की सरकार कहा करते थे। आज गरीब कमजोर लोग कानून का राज कहते हैं। आज लोग मानने को मजबूर हैं कि नहीं, प्रदेश में सब लोग अमन चैन से हैं और जो योजनाएं बन रही हैं वो जाति धर्म से ऊपर उठ करके सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, और कहीं भेदभाव नहीं है। चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए इलाज की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना जिसको कहते हैं वही हो, चाहे कोई भी हो, हर काम में सरकार पारदर्शिता के तहत और जनता की सेवा में हम सब लोग कटिबद्ध हैं। 24 में हम लोगों का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश की 80 की 80 और देश में 400 प्लस बिहार हम दबाव बनाए हैं। तो लगातार ये 4 चेहरे जो नए सारथी योगी सरकार के, एक बड़ी जिम्मेदारी जो सौंपी गई है उस जिम्मेदारी पे कितना खरा उतरेंगे, क्योंकि चारों ही चेहरे, अगर चाहे ओम प्रकाश राजभर का जिक्र करें, हालांकि लगातार मंत्री पद को लेकर सवाल पूछे जाते रहे हैं, अब उन सवाल और जवाबों पर फिलहाल विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। अनिल कुमार आरएलडी से मंत्री पद की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कौशलेंद्र हमारे संवाददाता राजभवन से जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, ये 4 नए सारथी अब योगी सरकार को मिले हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी, और चारों ही चेहरे ऐसे हैं जिनकी अपनी अपनी एक मजबूती और पकड़ है। क्या कुछ आने वाले समय में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अगर बात की जाए तो कितनी मजबूती भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बताया जो 4 नए चेहरे यूपी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए वो सब की अपनी अपनी कुछ न कुछ उपलब्धि रही है। अगर सुभाषपा की बात करें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जिससे जब गठबंधन हुआ था उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, उसके बाद चुनाव जीते, मंत्री बने। हालांकि 2019 में कुछ विवाद हुआ, उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मंत्री पद से हटा दिए गए। उसके बाद ये समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। 2022 का इलेक्शन इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा, वहाँ भी इनके कई विधायक जीते। उसके बाद लेकिन वहाँ भी जब बात नहीं बन पाई तो फिर वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और एनडीए के घटक दल बने। और राज्यसभा का जो चुनाव हुआ उनके जो विधायक थे उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया और उपलब्धि की जो अपने समाज, जो अपने क्षेत्र की जो विकास, जो दबे कुचलों की जो बात जो करने वाले राजभर हमेशा जो मुखर होकर करते थे उस पे आज भी कायम है। लेकिन यूपी सरकार में जब आज मंत्री पद की शपथ लिए और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनके समाज के जो उपस्थित जो लोग थे जिनकी वो हर बात कहते थे उनको कहीं ना कहीं एक अच्छी जो है एक खबर मिली। वहीं हम आरएलडी की बात करें, अनिल कुमार जो कि आरएलडी के साथ कई बार जो है वो चुनाव लड़े, उसके बाद जो आज क्योंकि एनडीए के घटक दल में आरएलडी शामिल हुआ उसके बाद अनिल कुमार को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। तो ये चीज़ देखिए कि वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और जो पश्चिम में जो आरएलडी की मजबूती है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी। आज मंत्री पद की शपथ लिए और जब वो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे तो उन्होंने खुद कहा कि ये जो है कि ये शपथ सिर्फ नहीं है, विकास का एक नया रास्ता खुल रहा है और जो बाकी रह गया है पश्चिम में जो लोग उपेक्षित हैं उनके लिए हमेशा हम खड़े रहेंगे। और मैं पूरे प्रदेश के जो है मंत्री बनने जा रहा हूं। मेरे लिए कोई बहुत ये नहीं कि मैं किसी क्षेत्र, किसी जाति, किसी विशेष धर्म की बात करूं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो एमएलसी दारा सिंह चौहान जो कि मंत्री पद की शपथ लिए, उनको देखिए उन्होंने भी जो है एक संघर्ष, क्योंकि वो जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए 2017 में आए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आए, वो तमाम लोग छोड़ के चले गए लेकिन वो रहे। लेकिन 2022 में फिर वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, चुनाव जीते, उसके बाद फिर वो बीजेपी में आए, उसके बाद विधानसभा की सदस्यता से अपनी जो है इस्तीफा दिया, फिर चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, वहाँ चुनाव भी हार गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है एमएलसी बनाया और आज उनको मंत्री बना दिया गया। और वहीं बात करें अनिल जो सुनील शर्मा है साहिबाबाद से जो विधायक हैं, क्योंकि वो दूसरी बार बीजेपी से विधायक हुए हैं, हालांकि वो 3 बार विधायक रह चुके हैं, दूसरी बार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ विधायक हुए हैं। उनको एक उपलब्धि, क्योंकि जो वहाँ बात होती है जैसे किसानों की, हमेशा वहाँ राजनीति में हमेशा अच्छी पकड़ रखे हैं और जो उनके जो चुनाव क्षेत्र है उस विधानसभा में जो उनकी अच्छी पकड़ है, जो आगरा को जो चीज़ें कमज़ोर लगती, जो पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कमजोरी था वो सुनील शर्मा के साथ वह जो भरपाई पूरी कर ली गई है। और अब बात करें जो शपथ की, जो आप हमारे पीछे पूरा देख सकते हैं, जो पूरा जो है मजमा लगा हुआ है, जो उनके जो समर्थक हैं, जो आरएलडी के हों या सुभाषपा के हों, भारतीय जनता पार्टी को तमाम लोग यहाँ पे देखिए सब जो है राजभवन के मुख्य द्वार पर यहाँ पे खड़े हुए हैं। अंदर शपथ ग्रहण का समारोह कार्यक्रम है, तो यहाँ पे जो है उनके जो लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और वो अपने नेता के लिए और वो तमाम के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं राजभवन के बाहर इस वक्त आप मौजूद हैं और अभी जानेंगे क्योंकि चारों चेहरे इस तरीके से निर्धारित किए गए थे या नाम निकलकर जो सामने आए थे और कहा जा रहा था हो सकता है कि 5 मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। हालांकि इस रेस में कई नाम भी सामने आ रहे थे, लेकिन हर वर्ग के साथ साथ और हर एक की स्थिति, चाहे पश्चिमी यूपी का जिक्र करें चाहे पूर्वांचल की स्थिति का जिक्र करें, बेहद मजबूत जो कैंडिडेट हैं, जो मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो यूपी में 4 मंत्री पद की शपथ, फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। राजभवन से लगातार संवाददाता कौशलेंद्र जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। विजय दुबे जी, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कौशलेंद्र का रुख कर लेते हैं। कौशलेंद्र, क्योंकि राजभवन से जो तस्वीरें सामने आ रही थी, बधाई देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताया कि जो आप देखेंगे हमारे पीछे जो भीड़ है ये उनके जो लोग जो है विधायक पद की जो है जो मंत्री पद की शपथ लेने जो एमएलसी या विधायक आए हुए हैं उनके समर्थक हैं, जो माला फूल लेके तमाम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं कि वो शपथ लेने के बाद जब आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा।
और जो है जब शपथ ग्रहण समारोह जबकि वहाँ अंदर हो गया है, क्योंकि राष्ट्रगान एक प्रक्रिया होती है, राष्ट्रगान के तहत जो है फिर वहाँ एक दूसरे के जो लोग होते हैं वो बधाई देते हैं। उन बधाइयों में अगर आप देखेंगे तो जो वहाँ पे जिनको निमंत्रण दिया गया राजभवन की तरफ से, जो वहाँ पे जो विधायक और मंत्री पहुँचे, सबसे एक लोगों से एक मीट जो कटसी होती है कि एक दूसरे से मिलना जो है, उसके बाद भी बधाई कंग्रेचुलेसन करना, ये चीज़ है। उसके बाद जब वो बाहर निकलेंगे तो उनके जो समर्थक जो तमाम लोग हैं, आप देखिए कि तमाम वो समर्थक है, चाहे वो सुभाषपा के हों या आरएलडी के हों या भारतीय जनता पार्टी के हों, वो तमाम लोग यहाँ गेट के बाहर लगे हुए हैं कि जैसे ही उनके नेता मंत्री पद की शपथ लेके जब बाहर आएंगे तो उनको माला फूल पहनाएंगे और उनको जो है उनका स्वागत करेंगे। तो ये चीज़ें पूरी आप देख सकते हैं राजभवन के गेट के सामने पूरा मजमा लगा हुआ है। और जो शपथ ग्रहण समारोह जो कि राजभवन के अंदर जिन लोगों का निमंत्रण मिला था, जिनको राजभवन की तरफ से भेजा गया निमंत्रण, तो उनको अंदर बुलाया गया, बाकी और सभी लोग बाहर ही जो है रुके हुए हैं। और जो गाड़ियों का काफिला वो अंदर गया है, तमाम गाड़ियाँ फिर वहाँ से जो है अंदर से बाहर कर दी गई हैं। और क्योंकि जब मंत्री पद की शपथ लेंगे तो उनकी पूरी जो व्यवस्था होती है, जो फ्लीट होती है, जो राज संपत्ति विभाग प्रोवाइड करता है, शासन जो है उनको नोटिफिकेशन भेजता है कहाँ कितने मंत्री शपथ लेंगे। ठीक है कौशलेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि बधाइयों का सिलसिला भी अब जारी हो चुका है और 4 जो सारथी हैं वो अब यूपी सरकार को मिल चुके हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को कितने बखूबी निभाएंगे ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल को साधने की पूरी कोशिश की गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, विजय दुबे जी का रुख कर लेते हैं। विजय दुबे जी, ये 4 चेहरे और बेहद मजबूत पकड़ अपने अपने सीट में, अपने अपने क्षेत्र में, चाहे हम ओम प्रकाश राजभर का जिक्र करें, चाहे अनिल कुमार का, दारा सिंह का, सुनील शर्मा का अगर जिक्र किया जाए तो ब्राह्मण वोट बैंक को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, मंत्री बनाया गया है। इसको आप किस नज़रिए से देख पा रहे हैं और कितनी मजबूती मिलेगी, क्योंकि ये सीएम योगी आदित्यनाथ के भी बेहद करीबी भी माने जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो है अब 4 नए चेहरे जो हैं योगी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं आज, और चारों अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जातिगत समीकरण जो है, जैसा आप कह रहे हैं, कि साधने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां तक बात सुनील शर्मा की है, तो सुनील शर्मा ने पिछले 2 चुनाव जो हैं वो रिकॉर्ड मतों से जीता है और उनका बिल्कुल 2022 का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया था वो करीब 2,14,835 वोटों से जीत हासिल की थी। जी जी जी। जब 2 लाख से ऊपर के कोई भी एक विधायक की सीट जीतने वाला व्यक्ति निश्चित तौर पे अपने क्षेत्र में बहुत तगड़ी पकड़ रखता है, अपने मतदाताओं से, अपने जो भी उसके वोटर्स हैं उनके साथ बहुत अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम निश्चित तौर पे सुनील शर्मा का होगा। और मैं मान के चलता हूं कि जो बीजेपी का संगठन है वो भी सुनील शर्मा जी के साथ काफी मजबूती के साथ साहिबाबाद क्षेत्र जो उनका है उसमें उनके संग काम करता होगा और बड़े पॉपुलर हैं निश्चित तौर पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चूंकि मल्टी स्टोरेड कल्चर जो साहिबाबाद को वो आज बहुत घनी आबादी है वहां पे, और उस घनी आबादी के बीच में जो है सुनील शर्मा जी जो है इतने ज्यादा लोगों के साथ, जो कि मैं समझता हूँ कि जो एरिया है उसमें मैक्सिमम जो है वो वर्किंग क्लास है, मतलब जो सुबह 8 बजे निकलती है और शाम को 5 बजे आपको जो है वापस लौटती हुए नजर आएगी, क्योंकि ये एरिया जो है ये वर्किंग क्लास का एरिया है। ये कोई उस प्रकार का क्षेत्र नहीं है कि ग्रामीण इलाका बहुत बड़ा हो और उसमें लोग बैठते हो, बैठ की होती हो। तो लेकिन आपको फिर इन मल्टी स्टोरेड के जो सोसाइटीज हैं इनमें भी अगर अपना आपका सिस्टम बहुत अच्छा है तो एक पढ़े लिखे मतदाता वर्ग के साथ में बड़ी एक ह्यूज मार्जिन के साथ सीट जीतना एक अपने आप में बहुत मार्केबल है, बहुत महत्वपूर्ण है, और रिकॉर्ड्स तो शर्मा जी के साथ है ही है। तो ये मान के चलना चाहिए कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव होगा, क्योंकि ये क्षेत्र जो है गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, और गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में अब मुझे जहां तक याद है कि अभी तक एनडीए ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो देखना ये भी होगा कि अब प्रत्याशी कौन आता है और जो है उस प्रत्याशी के साथ में जो उस क्षेत्र के विधायक हैं वो किस मजबूती के साथ में इसको आगे बढ़ाएंगे उस जीत को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि 80 के आंकड़े में एक भी सीट बहुत महत्वपूर्ण है और उस सीट के लिए सुनील शर्मा जी का योगदान महत्वपूर्ण होगा निश्चित तौर पे, इसमें बिल्कुल। सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर को लेकर
लगातार वो अपने बयानों की वजह से राजनीति को गरमाते रहे हैं। पिछड़ा वर्ग को लेकर वो तमाम समस्याओं को लेकर मुखर होकर आवाज उठाते रहे हैं। अब मंत्री पद की जिम्मेदारी और उसके साथ साथ उस कसौटी पर कितना खरा उतर पाएंगे, क्योंकि उस वर्ग को भी साधने की कोशिश की गई है यूपी सरकार की तरफ से। देखिए, दरअसल ओपी राजभर जो है पहले मंत्री रह चुके हैं, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि योगी 1 में भी थे, और फिर जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो ये सपा के साथ चले गए थे। फिर अखिलेश यादव से खटपट हुई तो जो है फिर 2019 में वापसी कर ली, फ्री रहे। जब इन्होंने किसी के साथ गठबंधन किया, लेटली जो है वो एनडीए में एंट्री उन्होंने ली, और उनके कमिटमेंट्स जो भी बीजेपी के साथ थे, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उनको जवाब भी देना पड़ा है मीडिया को। बिल्कुल बिल्कुल, जो उन्होंने कहा कि साहब मैं होली नहीं मनाऊंगा। 2019 का अगर जिक्र करें तो उचित तवज्जो न मिलने की वजह से उन्होंने एक बार फिर से दामन छोड़ दिया और अब फिर से एक बार वापसी कर ली है। जी जी, तो अब राजभर जी का जो देखिए, जो मऊ और बलिया जो पूर्वांचल का एरिया है उनका, खासतौर वो चूंकि बलिया के रहने वाले हैं, और मऊ के दारा सिंह जी हैं, ये एक्चुअली बड़ा हब है, और उसमें जो वोटर्स हैं उसमें अगर आप ओबीसी को साध लेते हैं उन सीटों को जीतना आसान होगा। और जो पूर्वांचल है वो हमेशा जो है एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासतौर पे कहूं तो, क्योंकि वो बेल्ट जो है वो जैसे आजमगढ़ की सीट है, वो आजमगढ़ की सीट से इसके पहले अखिलेश यादव चूंकि वहां के सांसद थे, दूसरी बार उन्होंने उपचुनाव में अपने कजिन को खड़ा किया, तो वहां लेकिन अल्टीमेटली बीजेपी निकालने में सफल हो गई। लेकिन जो व्यक्ति बीजेपी जो बीएसपी से खड़ा हुआ था, क्योंकि अब वो फिर दोबारा जो है अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, और मैं समझता हूं कि वो एमएलसी के कैंडिडेट भी समाजवादी पार्टी में घोषित कर रखा है। गुड्डू जमाली की बात कर रहा हूं मैं। वो पिछली बार जो उपचुनाव हुआ था उसमें उन्होंने एक ठीक ठाक चंक जो है वो समाजवादी पार्टी का वोटर्स का शेयर तोड़ दिया था, वो जो कि उसके कारण से वहां बीजेपी को निकलने में आसान हो गया। ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि आजमगढ़, मऊ और बलिया, ये जो एरिया है देवरिया के, इवन देवरिया को भी शामिल कर सकते हैं आप उसमें, सलेमपुर वगैरह की सीटों को, तो ये जीतने के लिए ओबीसी का मतदाता अगर बीजेपी को वोट करता है, जहां तक बात मुस्लिम मतदाताओं की है, तो उसको भी टारगेट करना होगा बीजेपी को। अगर बिल्कुल, अभी मंत्री पद की शपथ लेने के बाद राजभर का जो बयान निकलकर सामने आया कि यूपी की 80 सीटों पर जीत का दावा, और उसको लेकर पूरी तैयारी आश्वस्त है। सोनी जी, नहीं, मैं आपकी बात और उनकी बात दोनों को मिला लेता हूं कि 80 की 80 सीटें जो है बीजेपी अभी तक, मतलब रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड तोड़ने वाली बात होगी। एक नया रिकॉर्ड फिर जैसे शर्मा जी ने कायम किया है वो फिर कायम होगा। तो ये जो है, देखिए इस बार जो फाइट हो रही है वो अपोजिशन की यूनाइटेड कैंडिडेट्स हैं। सिंगल 1-to-1 फाइट भी कई जगह हो सकती है, और कई जगह जो है अगर बीएसपी अपने कैंडिडेट्स को जैसा कि घोषणा करने जा रही है बहन जी, अगर ये पहले लिस्ट लेके आती हैं तो कुछ इनके कैंडिडेट दिखेंगे आपको। लेकिन मेरा एक जो है, जो मैं सोचता हूं उसमें ये मानना है कि जो मुस्लिम मतदाता है, चूंकि अब कांग्रेस और सपा दोनों एक साथ जुड़ी हुई है, तो वो एक तरफा वोट करेगा, चाहे कोई भी दूसरी पार्टी उसको भ्रम में डालने की कोशिश करे। ये बड़ा टफ होगा और फाइट बहुत अच्छी होगी, एक अच्छा चुनाव देखने को मिलेगा। तो 80-80 के रिकॉर्ड के लिए हम निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन ये लड़ाई बहुत आसान नहीं है। 80-80 कह देना बहुत आसान है, लेकिन इसको जीतने के लिए जीत तोड़ मेहनत की आवश्यकता होगी। भले ही कोई लहर चल रही हो या नहीं चल रही हो, वो तो देखने वाली बात है जब हम 15-20 दिन के बाद। बिल्कुल, आगे बात करते हैं आरएलडी अनिल कुमार की, क्योंकि देखा जाए मुजफ्फरनगर जिले से अनुसूचित पिछड़ा वर्ग जो सीट से है लड़े और जीत हासिल की। अगर 2022 का जिक्र करें, आगे बात करते हैं, एक बार रुख संवाददाता का कर लेते हैं कौशलेंद्र का। कौशलेंद्र, फिलहाल राजभवन के बाहर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? मैडम आगे देखिए, कहाँ जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जो राजभवन का माहौल है, क्योंकि मंत्री पद जो शपथ लिए हैं वो मंत्री अब बाहर निकले हैं,
अभी राजभर का काफिला यहाँ से पीछे निकला है जो है, तो उनके जो समर्थक थे उनके ऊपर फूल बरसाया और माला उनकी गाड़ियों पे सब फेंके, वो यहाँ से निकल गए हैं। और वहीं जो अन्य मंत्री उसके पहले जो आरएलडी के जो विधायक थे अनिल कुमार, जो उन्होंने जब मंत्री पद शपथ ली, उसके बाद जब उनका काफिला निकला तो उनके भी समर्थक यहाँ से बाहर निकले, और जब वो निकले तो उनके समर्थक उनके पीछे पीछे उनके गाड़ियों के दौड़ते हुए निकले हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा, देखिए मंत्री जो है जो शपथ ले रहे हैं वो चाहे दारा सिंह चौहान की जो है काफिला जैसे लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए फूल मालाओं से जो मंत्री के ऊपर उनके कार्यकर्ता हैं जो है तमाम लोग देखिए वो फूल छिड़क रहे हैं, और जो यहाँ पे जमावड़ा है उनके समर्थकों का, वो सब तमाम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। ये भीड़ इतनी है कि उस प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, तमाम जो फ्लीट को जाने के लिए जो रास्ता है, जो ग्रीन कॉरिडोर जो बनाया गया, वो तमाम पूरा जो है एकदम स्टॉपेज हो गया है। लेकिन पुलिस प्रशासन और तमाम के लोग जो है वो रास्ता खाली करवा के इस फ्लीट को अब बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, और वहाँ शपथ ग्रहण समारोह जो है वो हो चुका है। अब मंत्री शपथ लेने के बाद वहाँ पे जो अंदर मुलाकात हुई, उसके बाद जो है अब वो वहाँ से निकल रहे हैं। फिलहाल मंत्रियों के निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि शपथ ग्रहण कार्यक्रम का जो है समापन हो चुका है। आगे बात करते हैं, हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं विजय दुबे जी। विजय दुबे जी, थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर जिले की अनुसूचित जाति की सुरक्षित सीट से 2022 में विधायक बने थे। अगर अनिल कुमार का जिक्र करें, कितनी मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए, जहाँ तक बात है एनडीए में राष्ट्रीय लोकदल के शामिल होने की, तो बहुत शॉर्ट पीरियड भी हुआ है, जबकि इस प्रकार की घोषणाएं पहले जो है, चूंकि रालोद सपा के गठबंधन में था और 7 सीटों की शेयरिंग की बात थी, लेकिन वहां से रिश्ता टूटा और जयंत चौधरी जी पूरी तरह से एनडीए के साथ शामिल हो गए। निश्चित तौर पे एक बहुत पुरानी उनकी मांग थी रालोद की कि चौधरी चरण सिंह जी को जो है एक जो नवाजा गया। तो भारत पीएम पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्माना गया, तो वो एक बहुत पुरानी मांग थी जो कि एनडीए सरकार ने या मोदी सरकार ने पूरी की। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अब बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन 2 सीटें भी जो कि लोकसभा की हैं। ठीक है विजय जी, वापस लौटते हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जौनपुर से। बड़ी खबर आपको बता दें, जौनपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, माफिया धनंजय सिंह की गिरफ्तारी। तो जौनपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, माफिया धनंजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। जौनपुर के पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह, और माफिया अपहरण, धमकी और रंगदारी में दोषी पाए गए माफिया धनंजय सिंह की गिरफ्तारी। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। जौनपुर से संवाददाता अजय सिंह जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अजय सिंह, फिलहाल माफिया अपहरण और धमकी देने में दोषी पाए गए, गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर? आवाज मिल पा रही है अजय सिंह? दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। माफिया धनंजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल कोर्ट ने दोषी माना है, और फिलहाल जो आपराधिक मामले थे, रंगदारी, अपहरण और धमकी देने के, उसमें जो दोष है वो सिद्ध हुआ और गिरफ्तारी हुई है। माफिया धनंजय सिंह की गिरफ्तारी, बड़ी और अहम खबर। अजय संवाददाता जुड़े हुए हैं। अजय, क्या अपडेट इस मामले को लेकर? जी, आपको बता दें ये पूरा मामला जो है 10 मई 2020 का है, जहां प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने जो है 10 मई 2020 को एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें रंगदारी व उसके साथ जो है रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसमें आज दोष सिद्ध हुआ है। एमपीएमएलए कोर्ट ने इन्हें दोष सिद्ध करार दिया है। कल सजा सुनानी बाकी है। वहीं जब हम धनंजय सिंह से बात करने के प्रयास किया गया तो उनका साफ कहना था ये मुझे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। जी, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। फिलहाल ये कोर्ट में जो दोष हैं वो सिद्ध हुए हैं, और इसी के तहत अब आगे की कार्रवाई जारी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जौनपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह, और कई आपराधिक मामले दर्ज थे
और फिलहाल कोर्ट ने ये दोषी माना है। इसी के तहत गिरफ्तारी तो माफिया धनंजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। जौनपुर के सांसद धनंजय सिंह की गिरफ्तारी, कोर्ट ने दोष सिद्ध किया और दोषी पाए गए और अब आगे की कार्रवाई फिलहाल एमपी एमएलए कोर्ट ने कस्टडी में लिया है। कल सजा का ऐलान होगा। तो इंजीनियर अपहरण केस में धनंजय सिंह को दोषी करार दिया गया है। पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तो अपहरण वसूली केस में धनंजय दोषी पाए गए हैं, दोष सिद्ध हुए और कल सजा का ऐलान होगा। जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने कस्टडी में भेजा है। फिलहाल कल सजा का ऐलान जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। दोष सिद्ध हुए, कल सजा का ऐलान होगा। अपहरण वसूली केस में दोषी पाए गए। तो धनंजय सिंह पर कल कोर्ट अपना फैसला, सजा का ऐलान होगा। और इसी खबर पर संवाददाता अजय सिंह जुड़ चुके हैं। अजय, फिलहाल कल सजा का ऐलान किया जाएगा। तो माफिया धनंजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। कल कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, यानी कि सजा का ऐलान होगा। तो जिन जिन धाराओं के तहत अपहरण, धमकी, रंगदारी को लेकर ये दोष सिद्ध हुए हैं, तो एमपी एमएलए कोर्ट ने दोष सिद्ध किए हैं। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। अजय संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अजय, देखा जाए तो कल कोर्ट अपना सजा का ऐलान करेगा, जो दोष सिद्ध हुए हैं। जी, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है 10 मई 2020 का है, जहां अभिनव सिंगल नाम के व्यक्ति ने, प्रोजेक्ट मैनेजर है जो एसटीपी का कार्य चल रहा है, उसने मुकदमा दर्ज कराया था। उस समय के तत्कालीन जो है एसपी ने गिरफ्तारी करवाई थी और उसमें जो है पूरे तरीके से जो है गिरफ्तारी कराने के बाद आज उसी मामले की सुनवाई के दौरान जो है आज इनको एमपी एमएलए कोर्ट ने जो इनको न्यायिक हिरासत में ले लिया और रंगदारी, धमकी, अपहरण के आधार पर ये दोष सिद्ध हुआ है कोर्ट की तरफ से। सजा का ऐलान कल होगा और लगभग क्या कुछ इसको लेकर क्या कुछ अंदाजा कि सजा का जो ऐलान होगा क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? इसमें जो अधिकतम सजा होती है वो 5 साल की हो सकती है। इससे इनके चुनाव लड़ने की भी संभावना जो है नहीं बनती अगर ऐसा होता है तो। वहीं इनके जो जिला पंचायत, इनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है, वो भी जेल पहुंच चुकी हैं। साथ में जो है समर्थक भी पूरे तरीके से जेल पे जो है आ गए हैं। जी
शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कौशलेंद्र हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं इसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ। कौशलेंद्र, फिलहाल अब ये दोष जो सिद्ध किए गए हैं और देखा जाए अभी जौनपुर से प्रत्याशी का भी नाम का ऐलान किया गया है और ऐसे में इस खबर का सामने आना, कौशलेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं जिस तरह से लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्योंकि जौनपुर जो लोकसभा सीट है बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी 2014 में चुनाव जीती थी। केपी सिंह वहाँ से सांसद हुए थे। हालांकि 2019 में जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो वहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हार मिली थी। लेकिन धनंजय सिंह लगातार जो है 2014 में भी चुनाव लड़े थे, तो करीब वो जो है 70 से 80 हज़ार के बीच में वोट पाए। उसके बाद 2019 में भी जब वो चुनाव लड़े थे तब भी जो है उनका जो वोट बैंक था वो करीब 70 से 80 हज़ार के बीच का वहाँ पे रुका हुआ था। अब 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है, हालांकि इसके पहले आपको बताएं कि वहाँ पे जो है जिला पंचायत जो अध्यक्ष हैं वो धनंजय सिंह की पत्नी ही हैं, जो कि जो है वहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है। और जो लोकसभा चुनाव के जो समीकरण जो बैठ रहे थे, जो अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस से आया थी, तो एक नेता जो कृपा शंकर सिंह का जो वहाँ पे टिकट का आपको बताया कि महाराष्ट्र सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ गिरिराज मंत्री थे। हालांकि ये 2020 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आ गए थे बीजेपी में, लेकिन जब वहाँ पे अभी घोषणा हुई कृपा शंकर, तो उसके बाद धनंजय सिंह ने एक ट्वीट, एक सोशल मीडिया पे एक्स पे एक पोस्ट किया कि तैयार रहिए, जौनपुर जीतेगा, जीतेंगे हम। ये तमाम चीजों को लेकर कयास लगाने लगे थे कि धनंजय सिंह वहां से चुनाव जौनपुर से लड़ने जा रहे हैं। हालांकि पार्टी का जो अगर बात की जाए, क्योंकि जो बिहार में एनडीए के घटक दल जिसके नीतीश कुमार जो है की पार्टी से जो है जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय महासचिव हैं, और जो है उनके ऊपर कई ऐसे आरोप अभी लगे थे जो अपहरण। बिल्कुल ऐसे जोड़कर इसे देखा जा रहा है कि कृपा शंकर को अभी बीजेपी से यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर नियुक्त किया गया और इसके बाद से ये खबर सामने आती है। शुक्रिया कौशलेंद्र ऐसे तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। धनंजय सिंह को लेकर सजा का ऐलान कल होगा। एमपीएमएलए कोर्ट इस जो दोष सिद्ध हुए हैं इसको लेकर अपना फैसला सुनाएगा, सजा का ऐलान करेगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चा में शामिल है। विजय दुबे जी का रुख कर लेते हैं। दारा सिंह को लेकर कितनी मजबूती देखी जाए, क्योंकि एक कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। देखिए सोनी जी, दारा सिंह मऊ के रहने वाले हैं और जो है ओबीसी वोट जो है बेसिकली उनका जो शेयर है वो चूंकि मऊ और आसपास के इलाके में ओपी राजभर भी उसी सेगमेंट को बिलोंग करते हैं और जो है ओबीसी का ही प्रतिनिधित्व दारा सिंह जी भी करते हैं। तो अब देखना ये होगा कि चूंकि पिछला जो भी समीकरण थे उसमें और आज के समीकरण में कुछ जो बदलाव आ रहा है वो कितना ओबीसी को बीजेपी के साथ लाने में उस इलाके खासतौर पर पूर्वांचल के जिन करीब 9 सीटों की बात कही जा रही है, तो उन 9 सीटों पे कितना प्रभावी होती है बीजेपी, और ये लोग इंस्ट्रूमेंटल होते हैं उस वोट शेयर को बीजेपी के साथ जोड़ने में। क्योंकि वो परंपरागत तौर पे देखा जाए तो बीएसपी और समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, जो कि एमवाई का समीकरण है खासतौर पे अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो, और बीएसपी के जो वोटर्स हैं वो अपनी पार्टी के साथ बड़े लॉयल और बड़े लंबे समय से उनको वोटिंग करते आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो है, क्योंकि भाई देखिए बहन जी का किसी के साथ कोई पैक्ट है नहीं, कोई किसी न तो वो एनडीए के साथ है ना वो कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक के साथ में है, तो वो अगर अपने कैंडिडेट्स उन क्षेत्रों में उतारते हैं जहां की बीएसपी का वोट बैंक है, वो वोट बैंक अल्टीमेटली उनको वोट करेगा। वो कितने परसेंट में कितना वोट शेयर लेती है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी बात ये है क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से ये 4 सारथी भारतीय जनता पार्टी को मिले, यूपी सरकार को मिले, इससे और ये जो जंग है और दिलचस्प हो गई है। शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए विजय दुबे जी, और साथ ही कौशलेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो बेहद चुनौतीपूर्ण है हर एक राजनीतिक दल के लिए, और साथ ही यहाँ पर 80 लोकसभा सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है। आज 4 मंत्रियों ने शपथ ली
और हर एक की अपनी अपनी मजबूत पकड़ है अपने अपने क्षेत्र में, और यहां पर जाति विशेष वर्ग को भी साधने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और साथ ही पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल यूपी को भी साधने की कोशिश की गई है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।